दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिले। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये हमने बेंच शुरू कर दिया, यूपी पुलिस प्रैक्टिस बेंच, है ना, आगामी यूपी पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए, जिसमें लगातार मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल ये रहा, इससे आज की क्लास शुरू करते हैं हम। तो सवाल क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं भाई, समान होती हैं, ठीक है, जिसकी भुजा का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, जिसे ए कह सकते हैं। और इसके परिवर्त क्षेत्रफल जो होगा वर्त, उसका हमें क्या बताना है, परिवर्त, उसका अनुमानित क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर भुजा को हम ए कह रहे हो और इस परिवर्त की त्रिज्या क्या हो आपकी आर हो, है ना, जिसे आप बड़ा आर कह सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, a/√3। तो r का मान क्या हो गया यहाँ पे, a देखिए, a कितना दिया हुआ है 21, तो 21/√3। यहाँ पे इसे ऐसे रखिए या फिर थोड़ा बहुत सोल्व करना हो तो क्या कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 21, ये √3, √3 की गुणा √3 में 3, 3 से 21, तो जो r है आपका वो कितना है 7√3। अब परिवर्त का जो क्षेत्रफल लगेगा, हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब पाई का मान कितना है 22/7 r², यानी कि इसका मान, तो आप इसे 2 बार लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 7√3, 7√3, एक 7 काटिए, ये कितना हुआ 22 गुणा 7 गुणा √3 गुणा √3 3, 22 सत्ते 154 गुणा 3, करिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 कम 3 और 1 4, तो कितना आ गया आपका आंसर 462। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल में क्या कहा है, यदि किसी संख्या का 45% कितना हो 135, तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे 45% हम किसके बराबर लेंगे 135 के, 45% 135, तो 1% का मान बताइए कितना हो गया, 45 से दोनों तरफ काटिए 3, तो 100% का जो मान हुआ वो क्या होगा भाई 300, 100 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो पूरी संख्या जो कि अपने आप में कितनी है 100%, जिसका मान कितना है 300। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटा हिस्सा क्या होगा। तो 5 और 2 में से जो छोटी संख्या है अनुपात की वो ले लीजिए 2, और फिर क्या करिए 5 और 2 दोनों को जोड़िए 7 बट्टे में लिख दीजिए। इस मेथड को आप अनुपातिक योग विधि कहते हो। और जो टोटल चॉकलेट है 21 वो गुणा में लिख दीजिए, तो 7 × 21 और 3 दूनी 6। तो आपका इस सवाल का आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या कहा है, साथी और राथिन ने एक व्यवसाय में कुछ धनराशि 6:5 के अनुपात में निवेश की, लेकिन कुछ महीनों के बाद साथी ने अपनी धनराशि निकाल ली। यदि 12 महीनों के अंत में साथी और राथिन के बीच में लाभ को 7:10 के अनुपात में साझा किया गया हो, तो उसके लिए राथिन ने कितने महीनों के लिए निवेश किया है ना। तो ये हमें बताना है। तो अकेले राथिन ने कितने महीनों के लिए, अकेले राथिन की बात हो रही है। तो लास्ट की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार सवाल को सोल्व करते हैं आगे। आपको यहाँ पे पता होगा कि इसमें क्या होगा भाई, पूंजी गुणा क्या होता है समय, पूंजी गुणा समय, और दूसरे की भी पूंजी गुणा समय बराबर उनके क्या होता है लाभ का अनुपात, पहले का लाभ दूसरे का लाभ। इस तरीके से होती हैं चीजें। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि कहा गया कि धनराशि 6:5 के अनुपात में, तो अगर पूंजी इसकी 6 रुपये और दूसरे वाले की 5 रुपये, तो कहा कुछ महीनों के बाद साथी ने ले ली। तो कितने महीने मान लेते हैं, P महीने या X महीने, X ले लेते हैं, चलिए X महीने साथी ने धनराशि लगाई और इसकी पूरी की पूरी 12 महीने रही। अब पहले का जो लाभ है वो कितना है 7 है, और दूसरे का कितना है 10 है, वो लिख लीजिए। अब देखिए 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 2 से 2 गया। x का जो मान है वो कितना आया 7, लेकिन ये क्या आया, ये आंसर हुआ नहीं, अभी ये उत्तर नहीं है, यहाँ पे गलती हो सकती है। लेकिन कुछ महीने के बाद साथी ने अपनी धनराशि क्या ली थी, वापस निकाल ली थी। तो साथी ने कितने महीने लगाई 7 महीने। लास्ट में क्या था अकेले राथिन ने, तो साथी ने लगाई थी कितने 7 महीने। अकेले राथिन का पूछा है, टोटल कितने महीने थे 12 महीने। तो 12 महीनों में से साथी ने केवल 7 महीने लगाए थे, तो अकेले राथिन कितने महीने तक निवेश किया है 5 महीने तक। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा 5। तो लास्ट में ये ध्यान रखना कि अकेले राथिन ने कितने महीने लगाई, जबकि पूछा ये नहीं गया था कि साथी ने कितने दिन तक निवेश किया था। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे तो आंसर क्या होगा 5। चलते हैं अगले सवाल पर।
तो देखिए भाई, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। वैसे तो अब तक जितने भी हमने किए हैं सभी यूपी पुलिस के हिसाब से बेहद खास ही हैं, लेकिन ये सवाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था, तो इसको जरूर ध्यान से करते हैं। इसमें कहा है 2x + 3 बटे 5x + 4 3:4 का त्रिगुणानुपाती है। तो 3:4 का त्रिगुणानुपाती में कई बार ऐसा लगता है कि 3 से गुणा करना है, कि भाई इसे भी 3 से गुणा कर दे इसमें, जबकि आपको यहाँ पे क्या करना है, घन करना है ना। त्रिगुणानुपाती में गुणा ना करके, मतलब या तो यही समझिए 3/4 3/4 को 3 बार करना है, या फिर सीधे क्या कर दीजिए 3 से घन कर दीजिए। ये सवाल लगभग हर शिफ्ट में, चारों के चारों शिफ्ट में आपके सुबह शाम, या तो यहाँ है ना द्विगुणानुपाती था, यानी कि वहाँ पे वर्क करना था, या त्रिगुणानुपाती था, ये सवाल था। तो ध्यान से इसे कर लेंगे आप। तो 2x + 3 बटे 5x + 4 बराबर 3 की पावर 3 3 होती है 27, और 4 × 16 = 64। इस तरीके से आपने घन कर लिया है ना। तो त्रिगुणानुपाती में घन करना है, द्विगुणात्मक में आपको, त्रिगुणात्मक में आपको घन करना है, द्विगुणात्मक में आपको स्क्वायर करना होता है ना। ऐसी चतुर्थ में 4 पावर करनी पड़ती। खैर, अब इसे हल कैसे करेंगे, चलिए क्रॉस करते हैं सिंपली, ज़्यादा मेहनत और नहीं करेंगे, बस सिंपल क्रॉस करते हैं। तो 64, यहाँ पे क्या है 2x + 3 है बराबर कितना 27, और इधर गुणा कर देंगे तो 5x + कितना 4। अब चलिए इसकी गुणा करिए तो 128 हो जाएंगे, 128x + 3 चौक 12, हम 64 की गुणा 3 में करें तो 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, 27 पंजे कर लीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10। चलिए, और यहाँ पे आप करिए 27 चौके 108 करिए। अब एक तरफ भेजिए इनको 192, और ये 108 हो गए हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे 128। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा है 192 करा है, यहाँ पे ये 108 लिया है माइनस, यहाँ पे कितना है 135x है, और अब x वालों को एक तरफ इधर कर लिया है 128x। यहाँ पे कितने बच जा रहे हैं 7x बच गए हैं, यहाँ पे घटाइए 12 में से 8 के 4 बच गए, यहाँ पे 8 बच गए हैं, तो 12 × 7 = 84। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है आपको 12, लेकिन यहाँ पर आपको x का नहीं, x के वर्ग का मान बताना है। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग कितना हुआ 144। तो बढ़िया सवाल है काफ़ी, है ना, ध्यान से समझिएगा जरूर, है ना, खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, चलिए इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या है, इसमें सिंपली क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। तो 15.5 के 1.2 में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साधारण तरीके से गुणा कर लीजिए। जैसे कि 12 पंजे 60, है ना, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 एकम 12 6 18। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, 2 हो गए टोटल, गुणा में 2 गिनिए 18.60, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 18.6। तो सिंपल भी आंसर हुआ। बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखिए ध्यान से, है ना। तो कई बार इस तरीके के सवाल जो कि काफ़ी आसान होते हैं, है ना, पेपर में आते हैं, और कई बार हम उन्हें देख के, है ना, थोड़ी बहुत परेशानी महसूस करते हैं। तो देखिए समझ लेते हैं, एक सवाल है हमारे सामने, दंड आलेख। तो इस प्रकार से जो ये है ना, ये चित्र बने हैं, आयत से बने हैं और अलग अलग हैं, इसे दंड आलेख आप कहते हैं, है ना। इकट्ठे को आयत चित्र बोल देते हैं, अगर इन्हें ना मिला के लिख देते हैं तो नाम है। खैर इनके अलग अलग तरीके के आपके एग्जाम मतलब सिलेबस में है, ये हिस्सा है, तो जरूर ध्यान सीखिएगा। काफ़ी आसान होते हैं, कई बार थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या है। दंड आलेख 6 देशों की जनसंख्या घनत्व। तो A B C D E F ये 6 देश यहाँ पे दिए हुए, इनको एक जनसंख्या घनत्व, इधर क्या है जनसंख्या घनत्व, इसको दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। यहाँ पे एक तरीके से हमें जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन सवाल के अंदर दे दी गई है कि पर 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, इस बात को हम क्या कहेंगे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देश A और देश F, तो यहाँ पे 2 देश हैं, एक देश A है और एक देश क्या है F है। इन दोनों के जनसंख्या घनत्व के अनुपात की बात करें तो देश A पर अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 50 ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो है ना, तो ग्राफ हाथ से बनाया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो A का कितना है 50 है, देश F का देखते हैं तो F के लिए कितना है अभी 150 है। इन दोनों का अनुपात हमें बताना था, तो यहाँ पे देखिए आप, है ना, तो 50 और ये कितनी बार गया 3 बार, तो 1:3 जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। तो उम्मीद है आपकी A का 50 और F का कितना है ना 150, तो उन दोनों का जो अनुपात है 1:3, A और F का अनुपात हमने निकाल दिया है जो कि 1:3 आया है, और आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष में जो धनराशि कितनी हुई है 1600 रुपये हुई है, वही धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो गई है 1680 रुपये हो गई है। अब आपको इनका अंतर देखना है, कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। अगर यहाँ पर 1 वर्ष का है और बात किसकी हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, है ना, अंतर जो है कितने का है 2 वर्ष और 3 वर्ष में 1 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पे ब्याज में कितने का अंतर है 80 रुपये का। तो ये 1600 को मूलधन समझकर ये 80 रुपये का ब्याज 1 साल का समझा जा सकता है, और सीधे सीधे 80 रुपये का ब्याज ये किस पे मानेंगे हम 1600 पे, क्योंकि 2 साल से अगला 3 साल में 1 साल का फर्क आया है, अगले 1 साल में 80 का ब्याज है, और है किस पे वो 1600 को आप इस तरीके से मूलधन के रूप में इस्तेमाल करके गुणा क्या करिए 100 करिए, 2 जीरो काटिए 16 पंजे 80 करिए। तो इस तरीके से आपके सवाल का आंसर कितना आया है 5%, जो कि आपका आंसर ए होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं, है ना, पिछली बार भी ये कई बार बच्चों को थोड़ी है ना इस सवाल ने परेशानी क्रिएट की थी ऐसे सवाल ने। तो गोविंद आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलता है और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने सामान्य गति की 4/5 से यात्रा करी, तो गति एक दिन उसकी कितनी थी 4/5, यानी कि जो भी रोजाना की गति थी उससे वो 4/5 यानी कम हुआ है वो, है ना, इसलिए वह 22.5 मिनट क्या हुआ देर से पहुंचा। तो गति कम करी तो इसलिए 22.5 मिनट क्या हुआ देर से पहुंचा। तो गोविंद आमतौर पर अपने ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है सवाल में। तो देखिए बहुत जल्दी से आप इस सवाल को करना चाहते हैं, तो गति अगर उस दिन की है कितनी गति 4/5, तो उस दिन जो समय लगेगा वो उसका उल्टा लगेगा। चाल में और समय में उल्टा संबंध है, तो 5/4 का। और सामान्य अगर फ्रैक्शन में आप बात कर रहे हैं तो पूरा मान आपका 1 होता है, तो सामान्य समय कितना मान के चलेंगे आप 1 मान के चलेंगे। तो उस दिन कितना लेट हुआ वो देखिए गति करी कितनी 4/5, चाल जो कर ली वो 4/5 कर ली, तो समय उसका उल्टा यानी कि 5/4, और सामान्य समय बटे के हिसाब से फ्रैक्शन के हिसाब से आप 1 लेते हैं। इनका अंतर कितना हो जाएगा आप एलसीएम ले लेंगे 4, 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो उस दिन 1/4 समय से क्या हुआ भाई अंतर आ गया। और अंतर कितनी देर का दिया हुआ है यानी कि देरी से कितना पहुंचा 22.5, तो 1/4 बराबर किसके 22.5 के। अब आप क्या करिए गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 है ना 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 90 मिनट उसे लगेंगे। तो 90 मिनट जो होंगे वो कितना होगा समय, वो होगा 1 घंटा 30 मिनट, है ना। 1 घंटे में कितने होते हैं 60, ये होंगे 30 मिनट, हो गए ना 90 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट ये आंसर। अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत है तो देखिए कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे चाल का अनुपात, तो यहाँ पे उस दिन 4/5 का मतलब है कि रोज अगर चाल कितनी है 5 है, तो उस दिन कितनी हुई 4 हुई। अगर बात करें समय की तो इसका उल्टा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए इसको कि 4 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया, इस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए कितनी देर हुआ, यानी कि अगर 5 की चाल से ज़्यादा था उस दिन 4 से गया, तो अगर रोज 4 घंटे लगते थे तो उस दिन 5 या घंटे मिनट अनुपात है ये, तो कितनी देर हो रही है 1 यूनिट समय की देर हो रही है, जो कि किसके बराबर हुआ 22.5 के। तो रेगुलर जो समय था उसके लिए आप किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 का मान निकाल देंगे आप, वही है गुणा करेंगे 22 से, है ना, पॉइंट किसकी 22.5 की 4 में गुणा कर देंगे, तो सिंपली आपका कितना आ जाएगा 90 मिनट यहाँ पे आया था, जिसे हमने क्या कहा था 1 घंटा 30 मिनट। तो जनरली चाल और समय में कितना कैसा अंतर है, उल्टा संबंध होता है, और यहाँ पे देरी का मतलब है उनका अंतर, तो हमने यहाँ पे अंतर 1 बराबर 22.5 के लेके सामान्य समय 4 से गुणा कर दी, और देरी वाला समय होता तो 5 से गुणा कर रहे होते। तो सिंपल सा सवाल था, डी आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल करते हैं, यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति अपने पहले 120 किलोमीटर की दूरी, तो पहली कितनी दूरी बताई है 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या चाल दे दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगले 12 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्री की औसत चाल क्या है। तो ऐसे सवाल में जिसमें आपकी जो दूरी होती है वो क्या होती है अलग अलग होती है, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला है आप अच्छे से जानते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला वह क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है। तो देखिए ध्यान से, है ना, किस तरीके से आप करेंगे। आपको समय चाहिए, कुल दूरी तो आपको पता लगी रही है ना, कितनी हो जाएगी 1 3 2 132 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए समय पे चलते हैं, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 120 बटे 60, दूरी कितनी 120 और 60 से भाग दें तो कितने आ जाएंगे 2 घंटे आ जाएंगे, 2 घंटे, ठीक है। वहीं 12 को अगर हम 80 से भाग दें तो 12 बटे 80,
चलिए 4 से काट देते हैं, 4 है ना 20, तो कितना आ गया 3/20। अब टोटल घंटे हमें निकालने, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़िए 2 + 3/20 है ना, तो 20 दूनी 40 और 3 43 बटे कितना 20। तो कुल दूरी कितनी थी 132 132, और बटे में क्या आएगा 43/20 43, और ये 20 आ गया आपका, ये ऊपर जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं 0 और 2 की गुणा करिए, 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 बटे कितना आपका 43। फटाफट से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 4 0 43 6 36 18 6 चौक 24 और 1 25 8 और 6 14, तो यहाँ पे बचे ये एक बार चलेगा 61.39 है ना। आगे भी कर सकते हैं, फिलहाल हमें दिखेगा 61 आएगा तो 61.39 जो कि हमारा आंसर ए है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस सवाल को करेंगे, और उससे पहले देखिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आप इस साल अपनी जॉब ले लेते हैं तो वास्तव में ये साल आपके लिए क्या होगा, बहुत हैप्पी होगा। तो नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है ना। हम सवाल लगातार कर रहे हैं, और हम जैसे कि आपको पता ही आज 1 जनवरी है, तो उस हिसाब से आपको है ना जरूर हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं नए वर्ष की, और आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करें। तो चलिए ऐसे ही कुछ सवाल में है, तो यहाँ पे मंजिल का जिक्र है, तो मंजिल देख के हमें बात याद आई कि आपको है ना इस नए साल में अपनी मंजिल जरूर प्राप्त कर लेनी है। तो चलिए चलते हैं, इस सवाल को कर लेते हैं। कहा एक्स इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से ऊपर की ओर बढ़ता है। उसी समय पर वाई उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 63 मंजिल की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन दोनों पर दरों पर यात्रा जारी रखते हैं तो किस मंजिल उनके रास्ते मिलेंगे, ये सवाल है। तो देखिए कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है ना। एक बिल्डिंग आप मानिए जिसमें बहुत सारी मंजिल है, एक व्यक्ति एक्स है जो कि उस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर है। 11वीं पर जो है वो कौन है, एक्स है। और अब वो क्या है 57 मंजिल प्रति मिनट, यानी कि जब वो किसी लिफ्ट में जाएगा तो वो 1 मिनट में 57 मंजिल ऊपर जाएगा प्रति मिनट। इस तरीके का जिक्र यहाँ पे है। ठीक है, जो 11वीं मंजिल पर व्यक्ति खड़ा है जो एक्स है आपका, इसी बिल्डिंग में उसी समय वाई इस इमारत की 51वीं मंजिल पर, तो ऊपर कहीं पे 51वीं मंजिल मानिए मंजिल है यहाँ पर, और ये जो है 63 प्रति मंजिल की दर से क्या हो रहा है, नीचे उतर रहा है। तो 63 की चाल से ये नीचे उतर रहा है प्रति मिनट। ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो यदि वे इन दोनों दरों पर यात्रा जारी रखते हैं तो देखिए पहले तो इनकी दूरी देखिए, 11 और 51 की दूरी कितनी बैठ जाएगी। तो 51 में से अगर आप 11 घटा दें तो कितना आएगा 40। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 40 मंजिलों की है। कितनी की है भाई, 40 मंजिलों की दूरी की अगर हम बात करें। और वहीं पे अगर देखिए विपरीत दिशाओं में जो चाल है, बेशक यहाँ लिफ्ट की चाल है, एक दूसरे के विपरीत है, तो चाल आप इनकी जोड़ दीजिए। 7 और 3 10 6 और 5 11 और 1 12, 120 मंजिल प्रति मिनट की रफ्तार से एक दूसरे की ओर क्या होंगे भाई, बढ़ेंगे। तो ये क्या होगी, इनकी चाल होगी, सापेक्ष चाल है ना। विपरीत दिशाओं में हमने जोड़ दी दूरी। तो समय बराबर क्या होता है, कितने समय में ये मिलेंगे, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल से। तो 51 मंजिल में से 11 घटा के इनके बीच की जो दूरी हमें पता लगी है वो 40 मंजिल पता लगी है। यहाँ पे 4 लिख लीजिए एक बार। तो जो बीच की दूरी है 51 में से 11 घटा के बीच की दूरी हमने पता कर ली, कितने मंजिल की दूरी है, 40 मंजिल की दूरी है। तो यहाँ पे 63 और 57 जोड़ के विपरीत दिशाओं में 120 की चाल से मिल रहे हैं। तो 40 से 3 बार गया, तो 1/3 मिनट बाद ये क्या हो गए भाई, 1/3 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो चलिए हमें बताना था कि यदि वे इन दरों पर जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनके रास्ते मिलेंगे। तो जनरली हमें नीचे से बताना है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो अगर 11वीं मंजिल पे पहले से है और कितनी 1/3 मिनट में मिल जाएगा, तो जो 11वीं मंजिल पर किस रफ्तार से जा रहा है, 57 की रफ्तार से जा रहा है। अब नीचे से हिसाब कर रहे हैं 11वीं मंजिल पे जो वो 57 मिनट की रफ्तार से, तो इस 1/3 मिनट में वो और 19 मंजिल और ऊपर चल जाएगा। 19 थे 57, 19 मंजिल, तो पहले से 11 है, 19 और ऊपर, तो किस मंजिल पे मिलेगा, 11 + 19। तो इस तरीके से 30 मंजिल पर वो 30वीं मंजिल पर वो क्या होगा भाई, मिल जाएगा। आपका आंसर क्या हुआ, बी। तो उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या करना है, आपको लास्ट से सोल्व करना है सवाल को। रूट के कई तरीके के सवाल हैं, जो ये वाला है इसमें सबसे बाद का आपको पूर्ण वर्ग संख्या अवश्य मिलता है। तो 64 का पूर्ण वर्ग यानी कि रूट अगर आप हटाएंगे वो 8 आएगा। 8 आप 73 में जोड़ेंगे जो कि क्या आएगा, 81। 81 के बाद फिर से रूट है, 81 का रूट कितना हो जाएगा, 9 इधर जोड़ेंगे, फिर 27 में 9 जोड़ देंगे आप,
है ना, ये कितना हो जाएगा 36। इस पर भी क्या है, रूट है, 36 का कितना आएगा 6, 6 3 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, उस पर भी रूट है तो कितना आ गया 3। तो इस सवाल का आंसर कितना 3। दोबारा देखिए 64 का रूट कितना 8 हुआ, 8। फिर देखिए ये रूट है ना, ये रूट हट रहा है, 64 हटा के तो 8 हो गया ये, और ये इसमें जुड़ गया, जुड़ने के बाद 81, फिर ये रूट है इसके ऊपर, उसका 81 का क्या बना 9, फिर वो जुड़ गया इसमें 36, फिर इस पर रूट है, उसके लिए 6 हुआ, ठीक है, 6 3 में गया 9, 9 का पर रूट है तो उसका कितना हुआ 3। तो रूट लीजिए, है ना, जोड़िए, फिर से रूट लीजिए, इस तरीके से इसे ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो क्लास के बाद दोबारा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई, इस सवाल को करना है हमें, तो इस सवाल को करते हैं। और अगर आपको ये लग रहा हो कि जैसे कि हमारा, जैसे कि आपने आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मौजूद है ना, तो वहाँ पे हम चीज़ों को बहुत ही विस्तार से समझ रहे थे। लेकिन देखिए, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस बेंच हम यहाँ पे चला रहे हैं, और यहाँ पे हमें कुछ ही समय पे ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है उनको कवर करने की कोशिश करनी है। और हम मान के चल रहे हैं कि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तभी आपकी प्रैक्टिस बेहतर ढंग से हो रही है। तो यहाँ पर चलिए इस सवाल पर चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो देखिए लाभ बताइए क्या होता है। लाभ होता है भाई विक्रय जब ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर अगर आप विक्रय मूल्य को 3 गुना कर रहे हैं, विक्रय मूल्य को 3 गुना, तो जो लाभ होगा वो ये है 3 गुना विक्रय में से क्रय घटा के, तब आपको जो पुराना लाभ है, पुराना लाभ क्या होगा, विक्रय माइनस क्रय, वो कितने गुना हो जाता है भाई 5 गुना हो जाता है। 5 गुना विक्रय माइनस क्रय। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा बात को, देखिए क्या है ना, यहाँ पे लाभ क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। तो ये लाभ आपके पास पहले से है ना। तो एक दिन क्या हुआ, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, तो आप अगर बेच के आए विक्रय, वो 3 गुना बेचे आए, 3 गुना ज़्यादा बेचे आए, ठीक है। तो उस अवस्था में 3 गुना विक्रय मूल्य से जब आपने क्रय घटाया, तो जो पहला लाभ था यानी कि विक्रय माइनस क्रय का जो भी मान था, वो उससे क्या हुआ 5 गुना आया। तो विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर क्रय जब आप घटा रहे, जो भी लाभ आ रहा है वो पहले वाले लाभ का यानी कि विक्रय माइनस क्रय का कितना है 5 गुना। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 3 गुना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 5 विक्रय मूल्य माइनस 5 क्रय मूल्य। एक तरफ लीजिएगा, इधर ले लेते हैं क्रय मूल्य, तो 5 क्रय मूल्य इधर ले लिया, माइनस 1 क्रय मूल्य इधर है, ये कितना 5 विक्रय मूल्य और माइनस 3 विक्रय मूल्य हमने घटा लिए। तो यहाँ पे बचेगा 3 में से, मतलब सॉरी 5 में से 1 गया, तो 4 क्रय मूल्य यहाँ पे बच रहे हैं। बराबर 5 में 3 गए तो 2 विक्रय मूल्य बच जा रहे हैं। क्रॉस करिए फटाक से, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है ना, बटे के मान अपने गुणा के दूसरे के, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 आया है। तो यानी कि अगर 1 रुपये की चीज़ है, आप उसे 2 में बेच रहे हैं, तो आपका लाभ जो है वो कितना है 1 रुपये का है। लाभ प्रतिशत निकालना है, चलिए यहाँ पे लिखा लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, तो 1 रुपये की चीज़ 2 में बेचने से लाभ कितने का हो रहा है 1, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कितना 100, तो कितना हो गया 100%, जो कि हमारा आंसर क्या है बी है। उम्मीद है सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई, है ना, ये लाभ हानि का सवाल आया है हमारा, और उम्मीद करते हैं आपने हमारी लाभ हानि की पहाड़ी ट्रिक जरूर देख रखी है, या फिर जरूर आप देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे है 434 रुपये में एक पेन बेचकर रमेश 24% लाभ कमाता है। रमेश ने पेन किस में, तो इतने में क्या करा, बेचा उसने, ये विक्रय मूल्य हुआ। तो पहाड़ी बनाएंगे, यहाँ पे हमने लिखा 434, ये लाभ कितना है 24, तो यहाँ पे लिखा हमने 24, और हमें बताना क्या है इसमें कितने में खरीदा यानी कि क्रय मूल्य। तो इससे हमें पता लगेगा 434, और ये लिखना है हमें 100 में जोड़ के नीचे की तरफ, और ये आ गया 100 आपका। अब हम 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 × 12, 4 एकम 4, ये 25 बार गया। ये कितनी बार 31 और 4 बार 14, तो 25 चौके 100, 25 एकम 25, तो कितना हो गया 350, जो कि आपका आंसर है ए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने है ना। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, रोज का काम है कि 8 बजे चलता है, 9:30 बजे यानी कि 1.5 घंटा उसे लगता है, वो चला जाता है। लेकिन एक दिन सुबह वो 8 बजे अपने घर से छोड़ दिया, लेकिन सामान्य गति की 3/4 से कुल दूरी का 1/3 दूरी तय की, और बाकी दूरी सामान्य गति के 4/3 से तय की। उस दिन देवेंद्र किस समय कार्यालय पहुंचा हमें बताना है। तो देखिए रोज की दूरी को आप कुछ मान सकते हैं डी, ऐसे डिस्टेंस के हिसाब से, और समय को हम मान लेते हैं यहाँ पर, या चाल को मानते हैं। देखिएगा चाल को मान लेंगे क्योंकि गति के 3/4 से, तो चाल मान लेते हैं आप, चलिए v मान लेते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय जिसे हम t कह सकते हैं दूरी बटे चाल, इस तरीके से समझ के चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस दिन 8 बजे चला वो सामान्य गति के 3/4 से, है ना, 3/4 से वो दूरी का 1/3, तो दूरी यानी कि d का तिहाई, तो कितना हो गया d/3, ये दूरी होगी, है ना। तो दूरी बटे, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, दूरी बटे चाल,
है ना, जो कि हमारा क्या होगा, समय होगा। ध्यान रखिए इस बात का। तो दूरी कितनी, d/3, 1/3, तो d का तिहाई कर लिया d/3, है ना, और 3/4 से चला था, लेकिन सामान्य गति कितनी चाल से चला था, 3/4। तो अगर गति क्या थी, सामान्य v थी, तो उस कितना चला वो, 3/4 v से चला। ध्यान समझिएगा, तिहाई दूरी वो 3/4 चाल से चला। बाकी दूरी कितनी, तिहाई के बाद बचेगी 2/3, तिहाई के बाद 1/3 के बाद क्या बचता है भाई, 2/3 बचता है। ठीक है, 3 में से 1 घटा के 2 लिख दीजिए, 3। तो 2/3 दूरी किस चाल से, 4/3 गति से चला है, यानी कि 4/3 v से चला है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, देखिए d/v आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा और d/v आपको यहाँ पे भी, तो आप उसे तो लीजिए कॉमन। यहाँ पे कितना है ये, 1/3, यहाँ पे कितना 3/4 प्लस, इसको लंबा रखिए, हाँ जी, ये 3 से 3 काटे चलिए, 2/4 और d/v को कॉमन लीजिए। यहाँ पे 4 ऊपर 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, 4/9 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/2। और हमने लिया है यहाँ पे देखिए d/v कॉमन, जिसे हम लिख सकते हैं t, यानी कि समय का इतने गुणा। तो यहाँ पे कितना हुआ, 9 दूनी 18 और 2 चौक 8 और 9 एकम 9 और टाइम, और 9 और 8 कितना 17, 17 बटे कितना 18 आ गया है आपका। अब टाइम कितना था, 8, रोज वो 8 बजे चलकर 9:30 बजे पहुंच जाता था, यानी कि 1.5 घंटा था उसके पास। 1.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर 90 मिनट लिख लीजिए सीधे सीधे, है ना। 8 बजे से 9:30 बजे के टाइम में कितना समय है, 1.5 घंटा 90 मिनट है। तो आप यहाँ पे 90 मिनट ही लिख दीजिए। तो 18 पंजे 90 और 17 पंजे 85 मिनट उस दिन उसे लगेगी। और 85 मिनट का मतलब है कितना, 1 घंटा, है ना, 25 मिनट, है ना, 60 अलग कर दीजिए, है ना, 85 में 60 गए, 1 घंटा हो गया, बाकी बचे 25 मिनट। तो 8 बजे से अगर उसे 1 घंटा 25 मिनट लगे तो उसे 9:25 पर वो क्या होगा भाई, वहाँ पर उस दिन पहुँच जाएगा। तो 9:25 यानी कि सुबह 9:25 पर वो पहुँचने वाला है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, जिससे कि हम रोज़ रोज़ इसके और अच्छे सवालों का अभ्यास यहाँ पे करते रहें। तो आज इतने रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।